स्ट्रैटेजीज, थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम बनाई आप लोगों के लिए कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज कैसे एक्चुअली डेवलप होती हैं. नाउ देयर आर सर्टेन फिलॉसफीज. जैसे हम एक मिसाल किसी एजुकेशनल साइकोलॉजी से ले लें. ऑपरेंट कंडीशनिंग एक है कि आप कंडीशन करते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए. अगर आप टीचर्स हैं तो आपने उसको ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें जैसे एक बच्चा लेट्स से रोता है, उसको भूख लगती है, ठीक है, तो माँ उसको खाना देती है और वो चुप कर जाता है, तो वो कंडीशनड हो गया कि खाना मिलेगा तो वो चुप कर जाएगा, राइट. सो दैट इज कंडीशनिंग. और ये इतनी बड़ी थ्योरी है जो स्किनर ने दी, और उस स्किनर की थ्योरी से चलते 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 ये हम आज के दौर में भी इसको अप्लाई करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए. फिलॉसफी पहले आई, फिलॉसफी आई और उससे हमने एक अप्रोच निकाली. जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग आई, स्किनर ने पूरा उसके ऊपर काम किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग की पूरी हमारे पास एक थ्योरी आ गई. उसके बाद हमने एक मेथड डिजाइन किया, जिसको हमने उस मेथड को नाम दे दिया, लेट्स से टीचिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर हमने एक मेथडोलॉजी क्या क्रिएट की, हमने बना दिया बिहेवियर मैनेजमेंट. ठीक है, हमने एक बिहेवियर के कुछ मेथड्स निकाल ली कि बिहेवियर को मैनेज करने के मेथड्स होंगे. उसमें हमने एक स्ट्रैटेजी निकाली, लेट्स से एक बिहेवियर मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल. मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है. प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल वो क्या होती है, वो ये होती है कि अगर क्लास में कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है बिहेवियर की वजह से, आप उसको अप्रोच करेंगे, ठीक, और आप उसके पास जाके उसको क्वाइटली या तो कह देंगे या एक पेपर पे लिख के वहां उसको दे देंगे, राइट. तो आप बगैर अपने लेसन को खराब किए, बगैर आप पूरी क्लासरूम को इन्वॉल्व किए, सिर्फ आपका और उसका एक बॉन्डिंग डेवलप थी और उसके थ्रू आपने उसको प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल में लेकर आए. दैट मीन्स कि उसको अप्रोच किया और उसको वहीं पे गाइड कर दिया विदाउट द मेन स्ट्रीम ऑफ द लेसन. सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि एक फिलॉसफी चली, वहां से ऑपरेंट कंडीशनिंग आई, स्किनर की अप्रोचेस बनी, मेथड बना बिहेवियर मैनेजमेंट पे, और एक हमने स्ट्रैटेजी निकाली और वो स्ट्रैटेजी क्या थी, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल. ठीक है, तो दिस इज हाउ एक्चुअली स्ट्रैटेजीज कम. एक पूरी की पूरी उसके पीछे फिलॉसफी होती है. नाउ अगर हम बात करें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजीज की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्लानिंग की. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को तमाम जो उनके उम्मती भी थे, जो कफ़ार भी थे इवन, वो उनको भी उनकी भी साइकोलॉजी को समझकर उसके ऊपर काम. एक थ्योरी आई थी माइंडफुलनेस, जो है वो क्वाइट रीसेंट है. आज के दौर की मैं बात कर रही हूँ. आज हम माइंडफुलनेस के ऊपर पूरा मगरिब काम कर रहा है, हर जगह हम इसकी बात सुन रहे हैं. व्हाट इज माइंडफुलनेस एक्चुअली, और क्या माइंडफुलनेस आज ही आई है, और क्या हम आज ही इसको यूज करके बेहतरीन तुलबा और तलबात जो है वो हम लेकर आ रहे हैं. माइंडफुलनेस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. अगर किसी ने मेरे साथ कुछ सेशन किया हो, उसमें मैं भी आइज बंद करवाती हूँ, मैं कहती हूँ गो बैक टू वर्ड दैट थिंग एंड देन यू नो, ये बेसिकली आपको अपने जो हाजिर लम्हा है उसके लिए तैयार करने के लिए एक तरीक़ाकार है. माइंडफुलनेस बेसिकली आपको मेडिटेट कराता है, खुद से रूशनास कराता है, सेल्फ रिकॉग्निशन का भी एक पहलू इसके अंदर आता है, ठीक, जिसको हम मुराकबा भी कहते हैं, जिसको हम फिक्र और जिक्र भी कहते हैं. आज दुनिया उसकी तरफ आ रही है कि तालिब इल्मों को ट्रेनिंग के अंदर भी ट्रेनीज को इस तरफ लाने के लिए माइंडफुलनेस की कुछ एक्टिविटीज कराई जाती हैं, ताकि वो अपने पास्ट के अंदर से निकले. क्योंकि माइंड क्या है, वो डैरन हार्डी की जुबान में मंकी माइंड है हमारा. कहीं कभी कहीं कभी कहीं बहुत सारी टैब्स खुली होती हैं इस दिमाग के अंदर. इसको फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द एरा इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, जिसके अंदर इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं उस दुनिया के अंदर, हमें इसको फोकस करवाना मुश्किल है. लिहाजा इंसान दोबारा गया, अब जंगलों में तो गया नहीं, गारों में भी नहीं गया, लेकिन सिंबॉलिक है. सिंबॉलिक इसलिए है कि गार तो है, गार हर वो जगह है जिसको आप अपनी मेडिटेशन, सेल्फ रिकग्निशन के लिए यूज करें. ऑलराइट, उसमें आप देखें कि आपको, अगर आप कहीं पे लोग जाके मेडिटेशन की क्लासेस लेते हैं, पे करते हैं, एंड देन दे वांट टू,
लेकिन डू यू नो दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू हैव दिस माइंडफुलनेस। ये कौन सा गार है? गारे हिरा में क्या हुआ था? पहली वही नाजिल हुई थी, और वही, और इस गार को क्या कहते हैं? माउंटेन ऑफ लाइट, ठीक है, जबले नूर। अब जबले नूर इसको पहले से कहते थे। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, मैं हिस्ट्री को जब मैं यूं देखती हूँ तो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि इसको जबले नूर पहले कहते थे, और नूर इल्म का वो वही का नाजिल बाद में हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को सिलेक्ट किया फॉर माइंडफुलनेस एक्टिविटीज एट दैट टाइम, एंड नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग विद ऑल द ट्रेनर्स, विद ऑल द प्रैक्टिशनर्स। हमें सिखा दें, हमें बता दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलवत को अपनाया, और उस जगह पर वाज ही इंट्रोवर्ट देन? बिलीव यू मी, ये जो आज हमने तफरीक की हुई है ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की, इससे आप भी बाहर निकलते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, सॉरी टू से, देयर इज अ फिलॉसफी, लेकिन मैं उसको निगेट करती हूँ। उसमें हम जो एक अपने स्टूडेंट्स को डाल देते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है, तो फिर क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में इतनी देर तशरीफ ले जाते थे तो क्या वो इंट्रोवर्ट थे? ही वॉज नॉट, ही वॉज डूइंग ऑल दिस टू गेट दैट वेरी पावर टू बी एक्सट्रोवर्ट, टू बी बेनिफिशियल फॉर द पूरी कायनात के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। सिर्फ ये नहीं कि सुफ़ा में जो मेरे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे मौजूद हैं, मैंने उनको तालीम देनी है तो मैं उसके लिए मेडिटेशन कर लूँ या मैं अल्लाह से हम कलाम हो लूँ, बल्कि इससे ज़्यादा की बात है। तो ये जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है ना, इसके अंदर देयर आर मेनी ग्रे शेड्स। ये ब्लैक एंड वाइट का खेल नहीं है। ये आज हम बड़े आराम से लेबल करते हैं बच्चों को, ये बच्चा इंट्रोवर्ट है, ये ज़्यादा बोलता नहीं है, शाय है, ऐसा है। ये एक्सट्रोवर्ट है, ये तो खेलता कूदता है, ये तो कज़न से भी मिलता है। हर बच्चे की अपनी अल्लाह ताला ने एक जहानत रखी है, उसके मुताबिक वो पैदा हुआ है, उसकी असल में, उसकी घुट्टी में, उसकी पैदाइश में ये चीज़ें शामिल हैं। और आपको क्या कहा गया? आपको लेबल करने को किसी ने नहीं कहा। हम टीचर्स, हम पेरेंट्स बड़े आराम से उनको टैग करते हैं, और फिर बड़े आराम से साइकोलॉजिस्ट भी ढूंढ रहे हैं आजकल हम कि हमें कोई ऐसा गाइडेंस के लिए मिले बंदा जो हमारा बच्चा तो ऐसा है। पहले हम कैसे और हम क्यों इसको कह रहे हैं कैसा? नाउ कमिंग टुवर्ड द पॉइंट कि माइंडफुलनेस एक्टिविटीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम स्ट्रेटजीज, आप अगर गारे हिरा को देखें तो कहाँ से कहाँ जाते थे, इतनी सारी स्टेयर्स और इतनी चढ़ाई, और उसके बाद एक वहाँ पे एक ऐसा होल था जिससे उनको पूरा शहर दिखाई देता था। अल्लाह की कुदरत है। और फिर आप ये देखें कि मेडिटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी इस ड्यूरेशन में, आप के लिए आसान वो भी नहीं था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर खड़ी रहती थी, इंतज़ार करती रहती, बिकॉज शी नोज, शी वाज वेरी वाइज, माशाल्लाह, शी नोज कि जब अल्लाह के पैगंबर जब भी आए, जब भी सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स हुई, तो बेसिकली किस बेस पे हुई कि वो पहाड़ों पे जाते थे, वो जाते थे और पहाड़ों में और इस तरह निकल जाते थे, तो अल्लाह उनसे हम कलाम होता था। तो दिस वाज द टाइम जब रेवलेशन भी पहली वही नाजिल हुई। तो वो क्या थी? वो भी इल्म पे थी, वो भी तालीम पे थी। इकरा पढ़ा नहीं गया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पढ़ सके ना वो। द वेरी फर्स्ट वर्ड जो आज हम पढ़ रहे हैं बड़ी आसानी के साथ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से नहीं निकला। फिर फरिश्ता जो है उसने हेल्प आउट किया उनको, ठीक है, उनको झुंझुलाया, और उसके बाद कोशिश की, और फिर आपने वो वर्ड बोला, आप पे कपकपी तारी हो गई, आप अपने घर तशरीफ ले गए। ये कितने सालों की इबादत थी, कितना अरसा वो माइंडफुलनेस जो है जिसके थ्रू उन्होंने एक सेल्फ डिस्कवरी की, और उसके थ्रू अल्लाह ने उनका इंतखाब किया इस तमाम प्रोसेस के। फिर आप देखिए सुफ़ा की वो क्लासरूम, सुफ़ा का चबूतरा, एक छोटा सा चबूतरा, यही है ना हिस्ट्री में, जो एक दैट वाज द फर्स्ट क्लासरूम इन द हिस्ट्री। उस फर्स्ट क्लासरूम के अंदर आप देखें कि पढ़ने वाले कहते हैं कि हम ऐसे सुनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जैसे हमारे शानों पे परिंदे बैठे और वो उड़ जाएंगे। दैट वाज द कॉन्सेंट्रेशन स्पैन। आज हम प्रॉब्लम में हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन क्या है, बहुत कम है। हम सब कुछ कर रहे हैं, तमाम एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन डे बाय डे गिरता जा रहा है।
लेटेस्ट रिसर्च आप पढ़ें, आप खुद हैरान हो जाए। जहां तक डिजिटल विजुअल का ताल्लुक है वो सिर्फ 6 सेकंड है, और जहां तक वैसे ऑरल वर्बल या उसकी बात करें तो वो भी 10 से 20 मिनट है। इससे ज्यादा बच्चा आपके साथ नहीं है। वो क्या स्ट्रेटजीज थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपको इस तवज्जो से, इस इत्मीनान से, इस सुकून से सब सुनते थे। वो सहाबा कराम जिनकी कोई फॉर्मल, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर 23 साल के अरसे में कैसे इस्लाम का मुकम्मल हुआ। क्या खूबसूरत हिज्जतुल विदा, जिसमें आप ये देखें कि कैसे हमारा जो है वो 23 साल के अरसे के अंदर इस्लाम मुकम्मल हो जाता है। वो कैसी स्ट्रगल थी, वो क्या स्ट्रैटेजीज थी कि जिसके तहत वो तालीम जो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लासरूम की नहीं थी, वो पूरे मुआशरे की थी, पूरे अरब की थी, अरब की काया पलटी थी। तो वो क्या तालीम थी। और अपना आखिरी एड्रेस जो है जिसके अंदर उन्होंने इक्विटी की बात की, इक्वालिटी की बात की। आज हम ये पढ़ा रहे हैं, टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुदारा कोई इस तरह नहीं करें, कोई शिया सुन्नी और वहाबी का फ़र्क नहीं है, कोई हमारे यहाँ ये फ़र्क नहीं है कि कोई किस क्लास से बिलोंग करता है, कोई आया का बेटा हमारे साथ पढ़ता है। हमारे सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर टीचिंग्स अगर हम उसके थ्रू पढ़ाना शुरू कर दें, ये हमने खुतबा कितनी बार बच्चों को सुनवाया होगा, क्या कभी सुनवाया भी होगा या नहीं, राइट। ये हुब पैदा होगी तो वो तरबियत का अंसर खुद ब खुद जागेगा। फिर आप देखें अरब पूरा सूद में डूबा था, फिर सूद आपने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया। फिर आप ये देखें कि किस पे, 2 चीज़ों पे आपने कहा कि किताब, कौन कौन सी 2 चीज़ें थी, कुरान और सुन्नत। अगर ये 2 चीज़ें छोड़ दोगे, नंबर 1 कुरान और नंबर 2 सुन्नत, तो क्या होगा, ठोकरें खाओगे, भटक जाएंगे। तो आज एज अ नेशन ज़रा थोड़ा सा देखिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखिए कि ठोकरें खाने वाला जो एक पहलू है उसको ज़रा सोचिएगा कि एज इंटरनेशनल लेवल पे एज मुस्लिम्स आज हम कहाँ पे। स्टार्ट अगेन टीचिंग से होता है। इसकी जो बेस है ना, जो फाउंडेशन है, वो तालीम और इल्म और उस्ताद और शागिर्द ये बना रहे हैं। जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में टीचर एम्पावरमेंट प्रोग्राम करा रहे हैं। मकसद, कोई तो मकसद है, मकसद यही है कि टीचर एम्पावर हो। सोसाइटी जैसी भी है, स्कूल के ओनर्स जैसे भी हैं, प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ जैसी भी आ रही हैं, लेकिन टीचर अगर एम्पावर हो जाएगा, अगर वो स्किलफुल हो जाएगा, तो वो बच्चों के अंदर एटलीस्ट कुछ तो चेंज लाएगा, कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी इन द लॉन्ग रन। अभी ना से अगले 4 साल, 6 साल, 8 साल में कहीं तो जाके कोई एक जो है वो जो कहते हैं ना कि बारिश का पहला कतरा बनेगा और वो फिर पूरी फिजा के अंदर एक चेंज लेकर आएगा। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी सुफा, और वहाँ पे टीचर ऑफ द यूनिवर्स, पहला वर्ड क्या था, इकरा। ठीक, उसके बाद 23 साल के अंदर इसको उन्होंने मुकम्मल किया। और स्टूडेंट्स भी देखें, तलहा बिन अब्दुल्ला और अबू ज़र गफ़ार। फिर आप देखें कि कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इनफॉर्मल टॉक होती थी। इनफॉर्मल एजुकेशन के जरिए एक खूबसूरत वे में तालीम हो रही है। आप सोचें कैसा क्लासरूम होगा। और फिर फर्स्ट द टीचर एक्टेड अपॉन, जो आप बात कर रहे थे, फिर वो पढ़ाता है। वो कैसा उस्ताद है जो पहले अमल करता है और फिर आके सिखाता है। यूं नहीं है उसको कि हेड ऑफिस से सिलेबस आया है तो मुझे ये पढ़ाना है, ठीक है, ये किताब मैंने खोली है फलां पब्लिशर की, अगले साल फलां पब्लिशर की लगनी है। उसकी भी वजह है कि एक पब्लिशर इतना टेक दे रहा है स्कूल को तो दूसरा पब्लिशर इतना दे रहा है। सॉरी टू से, मैं लिंक इसलिए कर रही हूँ बार बार कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं, हम थोड़ा सोचें तो सही। और फिर हमें उस किताब के साथ बाउंड कर दिया जाता है। एक उस्ताद कभी भी किताब का गुलाम नहीं होता, वो किताब की गुलामी कभी भी कबूल नहीं करे। उसके लिए पूरी दुनिया अपने तमाम सब्जेक्ट्स खोल के बैठी है, पूरी कायनात। उसके लिए पूरी कायनात का हर मज़ाहिर जो कुदरत है ना, वो तमाम मज़ामीन खोल के बैठे हैं। मोमिन की गुमशुदा मिरास क्या है, हिकमत है। हिकमत को जहां से मिले वो ले ले।
तो वो ये काम करता है, रेफरेंस बुक्स आपके सामने हैं, इंसाइक्लोपीडियाज आपके पास हैं, गूगल नानी आपके पास है. आई यूज्ड टू से इट्स गूगल नानी नाउ, एंड देयर आर सो मेनी अदर लिंक्स. यूट्यूब है, यू हैव, so you can have so many access to the things, but look at the authenticity of the things and then teach the students. Let we see that all classes, but हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बात कि प्रेफरेंस उनकी ऑफन्स के लिए बहुत ज़्यादा थी. वो खुद ऑफन थे, और ये अल्लाह की शान है कि हम आज मेरीना औलाद को भी बहुत कुछ समझते हैं. अल्लाह ने उनको दी और ले ली, कैसी आजमाइश में रखा, अपने प्यारे महबूब को. तो मतलब ये है कि ऑफन्स को आप खुद ऑफन पैदा हुए, फिर आपकी मोहब्बत ऑफन्स के लिए. हमने कभी सोचा हमारी क्लास में कोई ऑफन है, हमारी क्लास में कोई सिंगल पेरेंट का बच्चा है. मैं अक्सर ये टीचर्स के साथ बात करती हूँ कि बच्चों की हिस्ट्री जाना करें और फिर उनको पढ़ाया करें, आपके लिए आधा काम आसान हो जाएगा. अगर कोई सिंगल फादर के बच्चे हैं ना, तो यकीन माने वो बहुत टफ जिंदगी गुजारे हैं, उनको माँ का प्यार नहीं मिल रहा, उनके बाप के लिए दोनों रोल प्ले करने बहुत मुश्किल है. अगर कोई सिंगल मदर का बच्चा आपकी क्लास में है तो उसके लिए भी उतना ही मुश्किल है. आप उनको माँ का मजमून लिखने को दें, बाप को लिखने को दें, उनके लिए लिखना बहुत मुश्किल है. अगर आपको पता ही नहीं है आप कैसे तालीम देंगे, आपको अगर ये पता ही नहीं है कि ऑफन है तो कैसे. नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी इन यूएसए केम, राइट, एंड विद दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव मेड द स्ट्रेटजी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड. विद दैट यूके के अंदर पूरा का पूरे यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड से लेकर हर यूनिवर्सिटीज के ऊपर काम करना शुरू हो गई. पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इंडिविजुअल थिंकिंग, पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. हमारे पास डिफरेंशिएटेड लर्निंग की थेरीज आ गई, हमारे पास मेकिंग थिंकिंग विजिबल की थेरीज आ गई, हमारे पास क्या क्या नहीं पहुंचा उसके बाद. बट लुक एट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ईद का दिन है और एक बच्चा उदास है, उसके करीब जाते हैं, उसने कपड़े भी अच्छे नहीं पहने हुए, वो रो रहा है, और आप कहते हैं कि तुम उदास हो, क्यों उदास हो. तो उसने कहा कि मेरे वालिद नहीं है, यतीम हूं. तो आपने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि मैं खुद तुम्हारा वालिद हूं और हज़रत आयशा तुम्हारी वालिदा हूं. तो इस ऐसे मेरे घर में वो उसको घर साथ ले आए. सो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी जो यूएस से हमें दे रहा है अभी रिसेंटली, व्हाट अबाउट दैट पॉलिसी which he has to, the only thing is to just understand that is very much there, that we need to just think on it कि हर बच्चे की लर्निंग नीड्स हैं, हर बच्चे की फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. मेज़लो ने हायरार्की दी, आपको पता है मेज़लो की हायरार्की का, एनीवन नोज? वो हायरार्की ऑफ नीड्स यकीन मानिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, मेज़लो से भी बेहतर पता था. सो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड विद द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ दैट ऑफन कि चलो मैं तुम मेरे घर चलो और तुम्हें मैं, उन्होंने लिबास भी दिलाया सब कुछ. एंड देन टुवर्ड्स द सेल्फ एस्टीम, उसमें क्या है कि पहले रोटी कपड़ा मकान, मेज़लो ये कहता है ना, पूरा हो, फिर आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए होती है. उसके बगैर आपका इल्म, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपकी खुद शनासी, सब कुछ बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए. जो आम इंसान से बालातर है वो कर लेते हैं, उनको इसकी फिक्र नहीं होती. उनमें वली आते हैं, उनमें पैगंबर आते हैं, वो तो इन चीज़ों के उनके अंदर वो ख्वाहिश ही नहीं होती ना, वो तो बालातर है इन सबसे. बट आम इंसान के लिए ये बेसिक्स हैं. सो ही न्यू इवन नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी, ही न्यू एंड ही प्रैक्टिस्ड दैट मेज़लोस हायरार्की ऑफ नीड्स एट दैट टाइम. स्ट्रैटेजीज की बात करें तो कम्युनिकेशन, आजकल के दौर में हर ट्रेनिंग में जी कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जा रही हैं. We have just recently come to know about that जी हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और हमारी वोकल वैरायटी है, कि आपकी वॉइस कैसी है, आपकी टोन कैसी है. और कितनी इंटरेस्टिंग ये रिसर्च है जिसके मुताबिक 55% आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. That how am I talking to you through my non-verbal communication, my hands, eyes, gestures, movement, ये कितनी है? More than half. जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन मेरी और आपकी बढ़ेगी. और मेरे जो आपके वर्ड्स हैं, वट एवर आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, वर्ड्स वो क्या है? जस्ट 7%, राइट. और 38% क्या है इन दिस पाई चार्ट? इफ यू सी 38% आपकी टोन है. कभी ऐसा हुआ कि किसी की टोन ने ही आपको मार दिया हो? बात तो सीधी सी हो, हाँ,
टोन मैटर्स। कुछ मैंने अहदीस से हवाला लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली बैतुल मक़दस की तरफ नमाज जब पढ़ते थे तो एक दफ़ा नमाज के दौरान ही ये हुआ कि आयत बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से आपने अपना रुख चेंज कर लिया, और जैसे ही वो रुख मोड़ लिया तो नमाज के दौरान जबकि एक रुकू कर चुके थे, तमाम जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी अपना रुख मोड़ लिया। सो क्या उससे उन्होंने ये बताया कि मस्जिद हराम की तरफ हम तुमको आसमान की तरफ तुम्हारा मुंह देख रहे थे, तो हमने मस्जिद हराम की तरफ आप सबको कहा कि आप अपना रुख मोड़ लीजिए। अब दैट मीन्स कि किबला तब्दील हो चुका है, तो लोगों ने अनाउंस किया कि किबला बदल चुका है, उसका रुख जो है किबले का वो बदल चुका है। सो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ही डिड नॉट स्टॉप फॉर अ व्हाइल। वो खत्म करके भी कहते कि ऐसे हुआ है और हम ऐसे कर लें, नो, ड्यूरिंग दैट बिकॉज ही बिलीव कि उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनके फॉलोअर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट था, उनकी बॉन्डिंग थी कि वो उसको फॉलो करेंगे इवन ड्यूरिंग नमाज।